हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम लोग टेस्ट पेपर डिस्कशन करने वाले हैं और आज हम बात करते हैं टेस्ट नंबर 5 की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो क्या है, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसके आईयूपीएसी नेम क्या है। अगर हम ऑप्शन देखें तो सिस ट्रांस जेड ई इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले आईयूपीएसी नेमिंग जब हम करते हैं तो आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए बेटा सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि पैरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना। तो जो पैरेंट कार्बन चेन होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ना डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड C, लाइक इस तरीके से हम देख रहे हैं। तो इधर से अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो है ना बेटा ये पैरेंट कार्बन चेन बन रहा होगा, राइट। ये जो है ये क्या बन रहा है आपका पैरेंट कार्बन चेन। और पैरेंट कार्बन चेन में जो नंबरिंग होगा वो लोएस्ट लोकेंट के रूल के हिसाब से होगा और टर्मिनल एंड से जब नंबरिंग करेंगे बेटा 1 2, यहाँ पे डबल बॉन्ड का नंबर 2 मिल रहा है, यहाँ पर 1 2 3 मिल रहा है। यस, तो लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबरिंग ये देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये इनको नंबरिंग मिल जाएगी। देन अब नाम क्या हो जाएगा बेटा, नाम तो ये हो जाएगा 7 कार्बन है तो ये हो जाएगा हेप्ट 2,4 डाइइन, मतलब हेप्टा 2,4 डाइइन, इसको 2,4 हेप्टा डाइइन भी बोल सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2,4 हेप्टा डाइइन, ये इनका एड्रेस है 2,4। चलिए अब इसके बाद फिर हमको ऑप्शन में जो दिया हुआ है हमको क्या करना है कि सिस ट्रांस बताना है। तो आपको पता है बेटा कि ये जो है ना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है और इसके वजह से जीआई अराइज होगा। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है बेटा हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के सेम साइड, तो यहाँ पर होगा बेटा सिस। तो सेकंड कार्बन पर तो क्या हो जाएगा सिस, तो पहले क्या आ जाएगा बेटा सिस। और फोर्थ कार्बन पे अगर हम लोग देखिए जो फोर्थ कार्बन पर जो ज्योमेट्रिकल जो सेंटर है यहाँ पर जो आइडेंटिकल ग्रुप है वो अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांस। मतलब सेकंड कार्बन पर 2 पहले है तो सिस पहले लिखेंगे बेटा, 4 बाद में, तो ट्रांस बाद में लिखेंगे। तो लाइक ये ऐसा हो जाएगा कि सिस ट्रांस 2,4 हेप्टाडाइन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है ना। यहां पर हम लोग Z और E की बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि Z और E के लिए बेटा आपको पता है कि दोनों ही कार्बन पर जुड़े हुए जो चारों ग्रुप है उनका क्या होना चाहिए बेटा डिफरेंट। चारों ग्रुप जब डिफरेंट हो जाते हैं ना तो हम EZ नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो बेटा ये ZE वाला तो यहाँ पे यूज करेंगे नहीं, सिस है नहीं, ट्रांस है नहीं। ऑप्शन नंबर 1 जो है ए जो है वो क्या होगा करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या बोल रहा है बेटा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिजल्ट बिकॉज द मॉलिक्यूल। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब अराइज होता है, आपको पता है बेटा जब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होता है, ये एक डबल बॉन्ड सिस्टम भी होते हैं और ये एक रिंग सिस्टम भी होते हैं। और यहां पर क्या होना चाहिए बेटा कि इच कार्बन हैज 2 डिफरेंट ग्रुप, मतलब इस पे 2 डिफरेंट ग्रुप हो और इसमें भी 2 डिफरेंट ग्रुप हो। और रिंग के लिए कम से कम 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जो sp3 हो और दोनों ही कार्बन पर 2 डिफरेंट ग्रुप हो, ए बी हो, इसमें भी ए बी, ये हमको पता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है बेटा, रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बात करते हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, यस प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है पर ये अभी पूरा सही कंडीशन नहीं है। हैज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहां पर भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हैज 2 डिसिमिलर ग्रुप्स अटैच्ड टू बोथ एंड्स ऑफ डबल बॉन्ड, यस आप देख पा रहे हैं कि ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसमें 2 डिसिमिलर ग्रुप का प्रेजेंट होना जरूरी है और ये एक जो है कंडीशन बनता है किसके लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बेटा। तो अगला सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये क्या बोल रहा है कि कौन शो नहीं करेगा बोल रहा है। अब शो नहीं करेगा, देखिए शो कब करेगा, अभी अभी मैंने बोला कि शो कब करेगा बेटा कि एक तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम हो या तो रिंग सिस्टम हो, यही रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होता है, ठीक है ना। और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के ऊपर जो प्रेजेंट जो ग्रुप है उनका अगर डिफरेंट होना जरूरी है, मतलब इस कार्बन पर भी 2 डिफरेंट ग्रुप, इस कार्बन पर भी 2 डिफरेंट ग्रुप, अगर ऐसा है ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जीआई अराइज होगा। ये अगर हम लोग रिंग सिस्टम लिखते हैं तो रिंग सिस्टम में कम से कम 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिसमें 2 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो। तो चलिए देखते हैं बेटा इसमें, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, इसमें आपको रिंग भी दिया हुआ है और डबल बॉन्ड भी दिया हुआ है। तो पहले आप रिंग के अलॉन्ग देख लो, देन आप डबल बॉन्ड के अलॉन्ग देख लो, लाइक ऐसा। चलिए बेटा मुझे बताओ क्या इस रिंग में 2 कार्बन आपको sp3 नजर आ रहे हैं क्या, नहीं। तो मतलब 2 कार्बन sp3 तो नजर आ रहे हैं पर उनमें 2 डिफरेंट ग्रुप नजर नहीं आ रहे। तो 2 डिफरेंट ग्रुप नजर नहीं आ रहा मतलब इस रिंग से तो नहीं होगा। इस रिंग से होगा क्या बेटा, नहीं होगा। क्या इस डबल बॉन्ड से होगा क्या, तो अब इस डबल बॉन्ड से आप देखेंगे तो डबल बॉन्ड से देखने के लिए बेटा आप ध्यान से सुनेंगे,
अब अगर कोई डबल बॉन्ड, अगर कोई जो डबल बॉन्ड है, अगर कोई डबल बॉन्ड किसी रिंग का हिस्सा है, अगर जैसे कार्बन है बेटा, ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है और ये किसी रिंग का हिस्सा है, तो आपको क्या करना होता है ना कि इस कार्बन में जो दो बॉन्ड है वो रिंग का हिस्सा है, तो ये दो अलग अलग ग्रुप हैं कि दो सेम ग्रुप से ये कार्बन जुड़ा हुआ है। इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि आप क्या करो बेटा, एक बार क्लॉकवाइज इस कार्बन से या क्लॉकवाइज रोटेट करो और एक बार क्या करो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, इधर से इधर आओ और इधर से इधर जाओ। दोनों ही तरीके से अगर उस कार्बन पर अगर आप जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो अगर सेम कार्बन पर सेम ग्रुप अगर नजर आ रहे हैं दोनों ही साइड, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो इस कार्बन पर दो सेम ग्रुप माना जाएगा। और अगर ऐसा नहीं मिलता तो दो डिफरेंट ग्रुप होंगे। मैं यहां पर अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पर अगर बोलूं बेटा, इस कार्बन से अगर मैं इधर जाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, कार्बन कार्बन और फिर ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब मुझे क्या मिला बेटा, कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन, राइट। लेकिन अगर मैं इधर से जा रहा हूं तो मुझे क्या मिलेंगे बेटा, इस कार्बन, ये जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मुझे मिला कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन, ये कार्बन कार्बन ऑक्सीजन। लेकिन अगर मैं इधर घूमूं तो पहले मुझे क्या मिल जा रहा है, ऑक्सीजन, देन कार्बन कार्बन। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप क्या बेटा, डिफरेंट है, मतलब इस कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसको सिंपल तरीके से भी मैंने आप लोग को समझाया था कि आप इसको और कैसे सिंपल तरीके से आप कर सकते हो कि आप इस कार्बन से क्या करो, एक ऐसी लाइन खींचो जो इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती हो, लाइक ऐसे बेटा, ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती हो रिंग को 4 मेंबर की रिंग है तो इक्वल हाफ में यही होगा। फिर अपर हाफ और लोअर हाफ चेक करो, अपर हाफ और लोअर हाफ सेम है कि अलग अलग है। आप देख पा रहे बेटा, अपर हाफ और लोअर हाफ अलग अलग है, इसका मतलब कि इस कार्बन में दो डिफरेंट ग्रुप हैं, तो दो डिफरेंट ग्रुप इसमें हो गए। इस कार्बन पे भी बेटा अगर मैं इसको करूं अपर हाफ लोअर हाफ, इसमें भी दो डिफरेंट ग्रुप हो गए। इसका मतलब है कि दोनों ही कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप है, इसका मतलब GSO करेगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा, कौन नहीं करेगा, तो ये कर रहा है। ये भी बेटा अगर मैं डबल बॉन्ड से अगर देखूं तो अपर हाफ अलग है, लोअर हाफ अलग है, इसमें भी अपर हाफ अलग है, लोअर हाफ अलग है। ये कार्बन भी दो डिफरेंट ग्रुप है, मतलब ये भी GSO करेगा। मैं ऑप्शन नंबर डी में आता हूं, तो यहां पर अगर मैं बोलूं बेटा, इस कार्बन पे ऊपर और नीचे दोनों सेम ग्रुप है, क्योंकि मैंने अपर हाफ लोअर हाफ देखा, ठीक है, तो ये दोनों सेम ग्रुप है। अगर ऊपर और नीचे दोनों सेम ग्रुप है तो ये कार्बन जो है बेटा, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये GI नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए थे, तो इस डबल बॉन्ड के अलाउंग तो GI नहीं होगा। रिंग, इस रिंग के अलाउंग हो नहीं रहा है। इस रिंग से अगर देखें तो इस रिंग में ये जो कार्बन है और ये कार्बन दो डिफरेंट ग्रुप रखे हुए हैं, जैसे एक CH3 है तो दूसरा अंडरस्टूड है H, अगेन ये CH3 है तो दूसरा अंडरस्टूड है क्या बेटा, H। मतलब कि इस रिंग सिस्टम में दो कार्बन sp3 हैं और दोनों ही कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप है, मतलब अगेन यहां पर GI अराइज होगा, लेकिन वो रिंग की वजह से। यहां पर अगर देखें बेटा तो डबल बॉन्ड को अगर मैं पहले देखूं तो यहां से अगर आप अपर हाफ और लोअर हाफ देखो दोनों सेम है, इधर भी अपर हाफ और लोअर हाफ सेम है और कोई भी रिंग्स में दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन नंबर जो सी है इसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो सी है ये GI नहीं करेगा। अगले सवाल में बढ़ते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नॉट शो सेम क्वेश्चन है कि कौन GI नहीं करेगा। देखिए बेटा यहां पर अब ये जो है ना ये क्यूम्यूलिन है, ये क्या है बेटा, जब भी पाई बॉन्ड जो है ना एडजेसेंट कार्बन पर होते हैं ना उसको बोलते हैं क्यूम्यूलिन। पाई बॉन्ड जो होते हैं बेटा, डबल बॉन्ड जो है वो एडजेसेंट कार्बन पर होते हैं उसको बोलते हैं क्यूम्यूलिन। और क्यूम्यूलिन में आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, क्यूम्यूलिन भी दो टाइप के होते हैं, एक इवन क्यूम्यूलिन और एक ऑड क्यूम्यूलिन। और इवन क्यूम्यूलिन जो होते हैं ना बेटा वो नॉन प्लेनर होते हैं, ऑड क्यूम्यूलिन जो होते हैं वो प्लेनर होते हैं। तो ये पाई बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड जो है बेटा वो कितने हैं, दो हैं मतलब ये इवन क्यूम्यूलिन है। और इवन क्यूम्यूलिन है तो ये नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर का मतलब बेटा कि ये मिथाइल और ये H जिस प्लेन में है, ठीक है ना, ये मिथाइल और ये H उस प्लेन में नहीं होंगे, एक बाहर होगा और एक अंदर होगा। समझ आपको लग रहा है, आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि यहाँ पर सबके सब सेम प्लेन नजर आ रहे हैं, CH3 सेम साइड है, H भी सेम साइड है। आपको ऐसा लग रहा है कि सिस स्ट्रक्चर हो सकता है, पर इस स्ट्रक्चर है नहीं, एक्चुअली में GI शो ही नहीं करेगा। दो में यहाँ पर जो ग्रुप बेटा इस प्लेन में है तो एक बाहर और एक अंदर, तो जब एक बाहर और एक अंदर होगा तो यहाँ पर सेम साइड या अपोजिट साइड वालों कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ये कंपाउंड GI शो नहीं करेगा। प्लीज ध्यान रखेंगे, इवन क्यूम्यूलिन GI शो नहीं करेगा, ऑड क्यूम्यूलिन GI शो कर सकता है क्योंकि वो प्लेनर होते हैं। और वो कब कर सकता है कि इच टर्मिनल कार्बन हैज टू डिफरेंट ग्रुप, कार्बन में दो डिफरेंट ग्रुप रखेगा, इधर भी दो डिफरेंट ग्रुप रखेगा, तभी वो GI शो करेगा। इवन तो कभी नहीं करेगा, तो क्योंकि ये इवन क्यूम्यूलिन है ये GI शो
नहीं करेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो अब देखेंगे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नॉट सो जीआई, ये वाला जो है जीआई शो नहीं करेगा। अभी हम देखते हैं बेटा, ये देखो, ये sp2 कार्बन नहीं है, ये sp3 कार्बन है। और sp3 का बेटा हमको क्या चाहिए, डबल बॉन्ड सिस्टम चाहिए या रिंग सिस्टम चाहिए, तो ये डबल बॉन्ड सिस्टम है ही नहीं, तो यहां पर भी ये जीआई शो नहीं करेगा। आप देखेंगे ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो बेटा इसमें दो डिफरेंट ग्रुप है ही नहीं, एक ही ग्रुप जुड़ सकता है, तो कैसे सिस और कैसे ट्रांस देखोगे, मतलब ये जीआई शो नहीं करेगा, ये वाला भी जीआई शो नहीं करेगा। अगर मैं बात करूं इसकी, तो आप इस कार्बन पे आप देख पा रहे हैं, इस कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन इस कार्बन पे दो सेम ग्रुप है, यस और नो। इस कार्बन पे तो दो डिफरेंट ग्रुप है, पर इस कार्बन दो सेम ग्रुप है, अगेन ये जीआई शो नहीं करेगा, तीनों के तीनों जीआई शो नहीं करेंगे, मतलब यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अगला सवाल, हाउ मेनी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल, बेटा इसके कितने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे। आप देखेंगे यहां पर ना, ये जो क्वेश्चन दिया वो लाइक ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, और इसमें बेटा एक मिथाइल है, इसमें क्या है, ये मिथाइल है। तो अब मुझे बताओ, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है बेटा, sp3 कार्बन है, और अगर sp3 कार्बन है तो दो बॉन्ड सेम प्लेन में होंगे, और बाकी दो बॉन्ड जो होंगे बेटा, एक बॉन्ड अबव द प्लेन होगा और एक बॉन्ड बिलो द प्लेन होगा। तो अगर ये मिथाइल, मैं कहता हूं ये मिथाइल क्या बेटा, अबव द प्लेन है, तो हाइड्रोजन क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा। ये वाला मिथाइल भी अगर अबव द प्लेन है तो हाइड्रोजन क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा। मतलब इसका एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगा जिसको बोलेंगे सिस स्ट्रक्चर, यस और नो। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया बेटा, सिस स्ट्रक्चर। इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है जो कि ट्रांस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। अब ट्रांस स्ट्रक्चर में क्या होगा बेटा, एक को बाहर कर दो और एक को क्या कर दो, अंदर, लाइक ऐसा। मतलब ये जो CH3 है, एक बिलो द प्लेन हो गया, ये अबव द प्लेन हो गया, तो एक सिस बन गया और दूसरा क्या बन गया बेटा, ट्रांस। आप समझा पा रहा हूं क्या, ठीक है। तो आपसे पूछा जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, आपसे आइसोमर्स नहीं पूछा, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स पूछा है ना, तो ये बेटा ये जीआई शो करेगा और एक सिस शो करेगा और एक ट्रांस शो करेगा। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, हाउ मेनी जीआई आर पॉसिबल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर, ये अगेन बेटा यही सवाल है। आप देखिए इसके कितने जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। तो मैं अगर कहता हूं बेटा, जैसे आपने ये तीनों सीएल, अब ये सब लॉजिकल सवाल है ना, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, तो तीनों सीएल को क्या कर दो बेटा, अबव द प्लेन कर दो, इसको भी अबव द प्लेन कर दो, इसको भी आप अबव द प्लेन कर दो, तो तीन सीएल क्या हो गया बेटा, अबव द प्लेन। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं तीनों सीएल को बिलो द प्लेन कर दूं क्या, तीनों सीएल को बिलो द प्लेन कर दूं क्या, यस आप सही सोच रहे हैं। अगर मैंने तीनों सीएल को बिलो द प्लेन किया तो वो इसका आइडेंटिकल होगा, क्योंकि अगर तीनों को आप सामने करो या तीनों को पीछे करो वो एक ही बात होगी। अगर आप सामने से देख रहे हो तो वो अबव द प्लेन लगेगा, आप पीछे से देख रहे हो तो वही तीनों के तीनों क्लोरीन बिलो द प्लेन लगेगा। तो तीन क्लोरीन को अबव रखो या बिलो रखो एक ही बात है, तो एक ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, दूसरा ये हो सकता है कि आप किसी एक क्लोरीन को अबव द प्लेन रखो और बाकी दो क्लोरीन को बिलो द प्लेन रख लो, लाइक ऐसा, किसी भी एक को, लाइक ऐसा, एक क्लोरीन को अबव द प्लेन रखो और बाकी दो क्लोरीन को बिलो द प्लेन। अगेन मुझे फिर से बताएंगे, इसके अलावा मैं क्या ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊं क्या जिसमें दो क्लोरीन को अबव द प्लेन रखूं और एक को बिलो द प्लेन। अगेन आप सही सोच रहे हैं, वो फिर से ये इसका आइडेंटिकल हो जाएगा कि दो क्लोरीन बिलो द प्लेन जो आपको नजर आ रहा है, अगर मैं पीछे से देखूं तो यही दो क्लोरीन अबव द प्लेन नजर आएंगे और ये क्लोरीन जो आपको अबव द प्लेन नजर आ रहा है वो पीछे से आपको बिलो द प्लेन नजर आएगा। मतलब ये कंपाउंड अगेन सिर्फ और सिर्फ इसके दो ही आइसोमर्स बनेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। एक क्या बेटा, जब तीनों सामने हो, जब एक सामने और दो पीछे हो, ठीक है। तो इसका अगेन करेक्ट आंसर जो है बेटा वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर, बेटा ये कंपाउंड दिया हुआ है, ये कंपाउंड जो है बेटा, ये आपका ये जो कंपाउंड है ये कुछ ऐसा है। सबसे पहले आप देखो कि जीआई होने के लिए स्टीरियो सेंटर कितने हैं। मुझे बताओ बेटा, क्या ये रिंग एक स्टीरियो सेंटर है? रिंग को स्टीरियो सेंटर होने के लिए क्या चाहिए, कम से कम दो कार्बन जो sp3 हो और दोनों ही कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप हो। तो इसमें तो बेटा आप देखो, ये sp3 तो ये भी है, ये भी है, ये भी और ये भी है, राइट, ये और ये। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इनमें दो कार्बन ऐसे चाहिए जिसमें दो डिफरेंट ग्रुप हो। तो ये कार्बन में एक ग्रुप ये हो जाएगा, दूसरा H हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही एक और कार्बन चाहिए था जो कि यहां पर है नहीं, तो ये रिंग जो है ना बेटा, ये जियोमेट्रिकल सेंटर है नहीं। दूसरा डबल बॉन्ड, रिंग के अंदर अगर कोई डबल बॉन्ड है, रिंग के अंदर अगर कोई डबल बॉन्ड है
तो रिंग के अंदर वाले जो डबल बॉन्ड है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर तब बनेंगे जब रिंग मिनिमम 8 कार्बन का होगा। कितने कार्बन का होगा? 8 कार्बन। अदरवाइज रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है बेटा वो जीआई सेंटर नहीं होते, क्योंकि ये वाला ट्रांसफॉर्म नहीं बना सकता, ओनली सिस फॉर्म बना सकता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ओनली सिस फॉर्म बनेगा, ट्रांसफॉर्म बनेगा नहीं। तो जब तक सिस और ट्रांस दोनों नहीं बनेंगे हम जीआई कैसे बोलेंगे, राइट? तो इससे भी नहीं हो रहा है। अब रिंग के बाहर एक डबल बॉन्ड और दिख रहा है। यस, ये वाला जो डबल बॉन्ड है बेटा ये एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है और इसकी वजह से एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। तो सिस और ट्रांस बनेंगे मतलब अगेन इसके सिर्फ 2 ही आइसोमर्स पॉसिबल है, जो कि क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। चलिए तो क्या बोल रहा है बेटा? हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर देयर फॉर 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बेटा ये सारे क्वेश्चन ठीक है ना लगभग एक ही टाइप के हैं, ठीक है ना, अभी क्योंकि आइसोमर ही चल रहा है आप लोग का। 1 इथाइल बोला है बेटा, 1 इथाइल CH2CH3 और बोला है 3 मिथाइल, ये है आपका 3 मिथाइल। यस, अब इसके लिए बोला है कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स। बेटा अब ध्यान से समझेंगे, इन्होंने स्टीरियो आइसोमर्स बोला है, मतलब स्टीरियो आइसोमर्स बोला, इसका मतलब बेटा इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी आ सकता है और साथ में ऑप्टिकल आइसोमर्स भी आ सकता है। तो चलिए, तो सबसे तो पहले बेटा आपने क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा? आप सबसे पहले ना जीआई सेंटर निकालेंगे। तो जीआई, तो क्या ये रिंग के एक स्टीरियो सेंटर हो गया? क्यों? क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, जो मिनिमम 2 कार्बन जो sp3 है और 2 डिफरेंट ग्रुप रखते हैं, एक H और एक इथाइल, एक H और एक मिथाइल। यस और नो? तो चलिए, तो बेटे ये सिस भी बनाएगा और ट्रांस भी बनाएगा। तो सबसे पहले आप सिस बना लो। तो सबसे पहले आप सिस बनाओगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका मिथाइल और ये होगा आपका इथाइल CH2CH3। तो ये सिस बन गया। इसी का एक ट्रांस, तो बेटा ये हो गया सिस। इसी का एक हम लोग ट्रांस बना लेते हैं। तो ट्रांस कैसे बनेगा बेटा? है ना, अब देखो इसमें H क्या था? वो पीछे था, ये H पीछे था बेटा, इसमें भी क्या था? H पीछे है, मतलब आइडेंटिकल ग्रुप क्या है? सेम साइड है, दोनों के दोनों बिलो द प्लेन थे, तो सिस हो गया। अब यहाँ पर बेटा एक H को पीछे कर दो, एक H को सामने कर दो। तो अगर एक H को सामने करूंगा मतलब CH3 क्या हो जाएगा? पीछे। तो यहाँ पर CH3 क्या हो जाएगा बेटा? पीछे, और इसको सामने के सामने रहने दो, CH2CH3। नजर आ रहा है आप लोग को? चलिए, H लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक सिस बन गया, एक ट्रांस बन गया, एक सिस बन गया और एक क्या बन गया बेटा? ट्रांस। चलिए अब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर लेते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम क्या देखते हैं बेटा? ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम देखते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है और साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री और दोनों सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एक साथ एब्सेंट है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यस और नो? नीट वाले बच्चों के लिए हम कहते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर एब्सेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आप मुझे बताएं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेटा? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मैं बोलूं तो ऐसा प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता हो, दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज हो। तो बेटा क्या आप ये प्लेन को आप प्लेन ऑफ सिमेट्री कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि इधर मिथाइल होगा इधर इथाइल होगा, जिससे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं। कोई और प्लेन हो सकता है क्या? कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि नहीं, किसी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री बेटा ना इसमें, ठीक है ना, और ना ही इसमें, किसी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या बेटा? ये ऑप्टिकली एक्टिव, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो 2 फॉर्म में रखे एग्जिस्ट करेगा बेटा, एक डी और एक एल। मुझे बताओ क्या इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं, इसमें भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भी एक डी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और एक एल। बात समझा पा रहा हूं क्या? तो सिस के भी 2 फॉर्म और ट्रांस के भी 2 फॉर्म, इसलिए यहां पर आंसर जो होगा बेटा वो होगा 4, 3 मिथाइल 1 एथाइल साइक्लोहेक्सेन। कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स? 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल कंपाउंड? बेटा कायरल कंपाउंड इनमें से कौन है? तो क्या हम देखते हैं अगेन कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, आप सीधा आंसर करो, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली तो वो कायरल नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो वो कायरल है। बस इतनी सी बात है। मुझे बताओ बेटा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? यस, इसमें है, क्योंकि आप इस कार्बन को देख रहे हो बेटा, इस कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो 2 मिथाइल में एक मिथाइल बाहर होगा और एक मिथाइल अंदर होगा, क्योंकि रिंग का पार्ट है।
रिंग अगर इस प्लेन में मैं मानूंगा तो एक मिथाइल बाहर और एक मिथाइल अंदर, तो अगर आप कुछ ऐसे कट करोगे तो एक मिथाइल बाहर है और एक मिथाइल अंदर, तो ये इस तरह से कटेगा बेटा, दोनों मिथाइल जो होंगे आप एक दूसरे के क्या मिरर इमेज हो जाएंगे, और रिंग जो है वो तो इसी प्लेन में है, तो रिंग तो बराबर बराबर कट ही जाएगा। तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है। अगर मैं कहता हूं आपसे, अगर मैं कहता हूं कि बी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, तो यस है बेटा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये भी वेज है और ये भी वेज है, दोनों मिथाइल, तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री था बेटा कुछ ऐसा, है ना, जब एक बाहर था और एक अंदर था, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब ये भी कायरल नहीं है। मुझे बता बेटा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बेटा आपको ऐसे देखोगे तो नहीं मिलेगा, ऐसे देखोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। कैसे? ये बाहर है बेटा, ये कटेगा मिथाइल, रिंग भी कटेगा, और ये मिथाइल अंदर है वो भी कट जाएगा, तो यहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब ये भी कायरल नहीं है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मुझे बताओ, तो बेटा यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नामुमकिन है, मिलेगा ही नहीं, चाहे आप ऐसे काटो या ऐसे काटो या ऐसे ऐसे कैसे भी करो बेटा, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा तो ये मॉलिक्यूल क्या है बेटा? कायरल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या बोलते हैं बेटा? नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन अबव कंपाउंड्स आर। बेटा कितने कायरल कार्बन है, ठीक है ना, वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन फिर से सुनेंगे बेटा, इन्होंने कायरल कार्बन बोला है, क्या बोला है? कायरल कार्बन। क्या बोला है बेटा? कायरल कार्बन, ठीक है ना। तो क्या बोला इसमें? कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन है बेटा, तो इसमें देखेंगे, अगर मैं कहूं इसमें ये लाइक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चलिए मुझे बताएंगे बेटा क्या ये कायरल कार्बन है? क्या ये कायरल कार्बन है? तो बेटा ये तो sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन कायरल कार्बन होता नहीं है। ये है क्या? नहीं है। ये है क्या? नहीं है। ये है क्या? नहीं है। क्या ये है? यस ये है। एक यहाँ पर CH3 है तो दूसरा H होगा। ये वाला ग्रुप बेटा अलग है, ये वाला ग्रुप अलग है, क्योंकि हम इसको अगर इक्वल हाफ में अगर काटे तो ये अलग ये अलग। वैसे ही बेटा ये कार्बन कायरल है क्या? यस ये और ये दोनों के दोनों कार्बन कायरल है बेटा। एक यहाँ पर मिथाइल होगा, एक H होगा, एक अपर हाफ हो जाएगा, एक लोअर हाफ हो जाएगा, तो ये कार्बन कायरल। तो इसमें कितने कायरल कार्बन है बेटा? तो इसमें आंसर है 2। इसमें कितने? 2 कायरल कार्बन। इसमें कितने कायरल कार्बन बेटा? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कायरल कार्बन पूछा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी, ये एकमात्र ये कायरल कार्बन है, मतलब इसमें है कायरल कार्बन ए। तो सही ऑप्शन जो है बेटा ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि पहले में है 2 कायरल कार्बन और दूसरे में है 1 कायरल कार्बन। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर्स शोन बिलो? बेटा इसमें क्या रिलेशन है, बोल क्या रिलेशन है? ऑप्शन आप सबसे पहले देखो, एक बोलो नॉट आइसोमर्स, तो देखिए आइसोमर्स नहीं है। आइसोमर्स कब नहीं होता बेटा? जब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होता। आप दोनों का चेक करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम निकलेगा। आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना भी पता है, आप उसके थ्रू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेते हो बेटा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसका? इसका 1, इसका भी 1, du1 दोनों सेम है। यस टोटल कार्बन कितने बेटा? 7, इसमें भी 7। चलिए इसमें भी एक ब्रोमीन, इसमें भी एक ब्रोमीन। हाइड्रोजन काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देख लिया। तो बेटा दोनों के दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा? सेम है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तो ये आइसोमर्स नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तो आइसोमर्स हैं। मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया बेटा? इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। बेटा ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या होते हैं ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ही हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ही कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ही कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ठीक है, आप देख पा रहे हैं बेटा ये ब्रोमीन जो है ना अभी इस कार्बन पर है, इस कार्बन पर अभी ब्रोमीन जो है ना बेटा अगले में इस कार्बन को छोड़कर यहां पर चला गया, मतलब स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, मतलब पोजीशन ब्रोमीन का क्या हो गया? चेंज। अगर पोजीशन चेंज हो गया है और पोजीशन आइसोमर्स किस में आते हैं बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आते हैं। तो सही ऑप्शन यहां पर क्या हमको नजर आ रहा है? अभी बी। ऑप्शन सी और डी की बात कर लेते बेटा। सी बोला है कन्फर्मेशनल। क्या ये कन्फर्म? बेटा अगर ये आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं तो ये स्टीरियो आइसोमर्स तो होंगे नहीं, और ये कन्फर्मेशनल या कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स जो है वो किसके पार्ट हैं? स्टीरियो आइसोमर्स के पार्ट हैं। मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन जो डी है वो क्या है? इनकरेक्ट। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, आंसर है बी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड? तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बेटा कि यार फर्स्ट और सेकंड में क्या आइसोमरिज्म हो सकते हैं। देखिए यहां पर हमको दिखाई दे रहा है एस्टर, यस इसमें भी हमको दिखाई दे रहा है एस्टर। ओके, मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा? सेम है।
यहां पर हम देखेंगे तो ईस्टर में ऑक्सीजन के इधर मिथाइल जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर इथाइल, यस पकड़ में आ गया बेटा, इधर मिथाइल है पर इधर यहाँ पे इथाइल है। यहां पर इस कार्बन के इधर हम देखेंगे तो इथाइल है पर इधर क्या है बेटा, मिथाइल है। आप फिर से मैं बताता हूं, ये ईस्टर था, ये क्या है बेटा, ईस्टर। इधर आर और इधर आर, इन दोनों का जो नेचर है ना बेटा, इन दोनों ऑप्शन में चेंज हो गया है। पहले में मिथाइल था, दूसरा मिथाइल हो गया। इधर पहले में इथाइल था, दूसरा मिथाइल हो गया। आप पकड़ पा रहे, क्या पकड़ना है बेटा, ये है कि अगर दो कंपाउंड, ठीक है ना, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, सेम है, और उस फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए बेटा, पॉलीवेलेंट होना चाहिए, मतलब डाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट। तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड के अगर एल्काइल ग्रुप का नेचर या किसी भी एक साइड के अगर एल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज हो जाए तो वो आपस में मेटामेरिज्म शो करते हैं। हो ना हो, इसमें ऑप्शन जरूर हो, यस, यहां पर ऑप्शन नंबर बी क्या है बेटा, मेटामर्स। समझ पा रहे हैं, तो यहां पर ना ये फंक्शनल आइसोमर्स है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता, मेटामर्स है, यस है। पोजिशनल आइसोमर्स बेटा, तो पोजिशनल आइसोमर्स के लिए पैरेंट कार्बन चेन की साइज सेम होनी चाहिए थी, ठीक है ना। और स्टीरियो आइसोमर्स तो ये है नहीं, आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, हाउ मेनी टोटल साइक्लिक आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C5H10। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। C5H10 के टोटल साइक्लिक आइसोमर्स बोला है। अगेन गौर करने वाली बात यहां पर ये है कि उन्होंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोला नहीं है, ना ही आपको स्टीरियो आइसोमर्स अलग से बोला है। क्या मतलब है इसका, मतलब ये कि आपको दोनों जो है ना बेटा वो इंक्लूड होकर इसके आइसोमर्स बनाएंगे। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, पहले आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना लें और देन उसके बाद उसके स्टीरियो आइसोमर्स निकाल लें। तो C5H10, तो बेटा सबसे पहले आप क्या करें, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालें। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा बेटा इसका 1। ये आप लोग को निकालना आता है, नहीं निकालना आता तो आपको फॉर्मूला पता है बेटा क्या होता है, सी डी निकालने का फॉर्मूला C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाई 2। इससे आप लोग निकाल सकते हो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताता है कि कोई कंपाउंड में रिंग होगा या नहीं। अगर मैं ऐसा समझूं, डी अगर 0 है, इसका मतलब है क्या बेटा कि वो कंपाउंड ओपन होगा, वो कंपाउंड क्लोज नहीं होगा। दूसरा, अगर वो कंपाउंड ओपन है तो उसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा, मतलब कि डी मतलब 0 मतलब कंपाउंड में कोई रिंग नहीं होगा, कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा, कोई रिंग कोई पाई बॉन्ड नहीं, मतलब ओनली ओपन, ठीक है ना, नो पाई। डी इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है बेटा, डी इज इक्वल टू 1 मतलब है कि या तो उसमें एक पाई बॉन्ड होगा या तो रिंग होगा। तो पाई बॉन्ड अगर है तो वो ओपन होगा, ठीक है ना, और अगर रिंग है तो ओनली रिंग होगा, क्योंकि एक रिंग का ड्यू 1 होता है, एक पाई बॉन्ड का भी ड्यू 1 होता है। चलिए, तो ये किसका मतलब बेटा, ये ड्यू का मतलब है। तो चलिए यहां पर सबसे पहले ड्यू, अगर आप इसमें फॉर्मूला पुट करें बेटा, नंबर ऑफ कार्बन है, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो सी और एच की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ड्यू मिल जाएगा, ड्यू 1 है। तो ड्यू 1 है बेटा, और ड्यू 1 है मतलब एक पाई बॉन्ड बनेगा अगर ओपन है, और एक रिंग बनेगा अगर क्लोज है। तो चलिए, तो पहले क्वेश्चन बोल दिया कि आपको क्या बनाना है, साइक्लिक आइसोमर्स। चलिए, तो साइक्लिक मतलब ओनली रिंग वाले बनाने हैं बेटा। तो 5 कार्बन के एक बन जाएगा, ये 5 कार्बन का एक बन गया बेटा। 5 कार्बन के एक ही पॉसिबल है। देन 4 कार्बन के बनाओ, तो 4 कार्बन का बेटा ये बन जाएगा, अगेन ये 4 कार्बन और ये सर नो 4 कार्बन के और बन सकते हैं क्या, नहीं, पॉसिबल नहीं है। अब हम आ जाते हैं बेटा 3 कार्बन के। तो 3 कार्बन के कितने बनेंगे, देखो 3 कार्बन का ये हो जाएगा, पहले 2 कार्बन के एक साथ रख दो बेटा, ये हो गया साथ में। अब इनको तोड़ दो, 2 कार्बन लाइक ये बन गया बेटा, और एक और बन जाएगा जिसको मैं इधर बना लेता हूं 3 कार्बन का, कि बेटा अब ये 1-1 पोजीशन था, दोनों मिथाइल 1-1 पोजीशन पे थे, अब पोजीशन चेंज कर दो 1 और 2, तो ये 1-2 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे 3 कार्बन कितने बन गए बेटा, 3 बन गए। तो ये हम लोग बना लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब देखो इसमें स्टीरियो देखो बेटा, क्या ये स्टीरियो जैसे ही बोलो तो आप लोग GI और OI दिमाग में आना चाहिए। क्या ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, नहीं। क्या ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, वो भी नहीं, ठीक है ना। आपको पता है ना कैसे चेक करते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए sp2 मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम देख लेते हैं, और उसमें 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए थे। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लेते हैं। तो बेटा दोनों ही तरीके से ये मतलब ना ये स्टीरियो आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। क्या ये शो करेगा, ये भी शो नहीं करेगा। क्या ये शो करेगा, ये भी शो नहीं करेगा। क्या ये भी नहीं। पर हम जैसे ही इसकी बात करते हैं, तो इसकी बात करते बेटा, तो इसमें ये GI सेंटर दिख रहा है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है बेटा, जिसमें 2 डिफरेंट ग्रुप है, एक मिथाइल तो एक होगा H, एक मिथाइल तो दूसरा क्या होगा H।
तो ये जीए सेंटर मतलब बेटा अब देखोगे कि ये जो कंपाउंड है ये दो सिस और ट्रांस में एग्जिस्ट करेगा, तो बेटा एक बना देना सिस सबसे पहले और एक बना देना ट्रांस। ये बन गया सिस और ये बन गया बेटा, इधर बना देता हूं ट्रांस, ये सिस और ये ट्रांस। हाँ जी, तो इस ये दो फॉर्म में एक सिस और एक ट्रांस। अगेन बेटा ये बनाने के बाद आप देखो क्या ये ओवल शो करेगा, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है बेटा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब सिस एक ही फॉर्म में मिलेगा। लेकिन ट्रांस की बात करें बेटा, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और प्लेन ऑफ सिमेट्री POS क्या है बेटा, इसमें एब्सेंट है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये क्या है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव तो दो फॉर्म में मिलेगा, इसमें एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो, मतलब ये दो फॉर्म में मिलेगा बेटा, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। मतलब कि ये जो है ना बेटा, इसके टोटल 3 अरेंजमेंट होंगे, एक सिस अरेंजमेंट और 2 ट्रांस अरेंजमेंट। मतलब इसके कितने 3, एक सिस अरेंजमेंट और 2 ट्रांस अरेंजमेंट, मतलब इसके बन गए 3। ये नोट कर लिए 3। इसके एक ही बनेगा बेटा क्योंकि जी शो नहीं करता, इसके भी एक बनेगा, ये भी, इसके भी एक बनेगा और इसके भी एक बनेगा, मतलब टोटल 4 और 3 7। मतलब C5H10 के जो आइसोमर्स हैं वो कितने हैं बेटा, वो है 7। चलिए नेक्स्ट वाला, हाउ मेनी कन्फर्मेशन डज इथेन हैव। इथेन के कितने कन्फर्मेशन, इनफाइनाइट कन्फर्मर्स होते हैं 3, ठीक है ना, तो आंसर है बेटा इसका इनफाइनाइट। अगला सवाल क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एंटी कन्फर्मेशन ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन। बेटा एंटी कन्फर्मेशन बोल रहा है 1 क्लोरोप्रोपेन का, तो चलिए पहले तो बेटा 1 क्लोरोप्रोपेन क्या होता है, प्रोपेन होता है 3 कार्बन के, 1 2 3, और ये हो गया आपका क्लोरीन, है ना। अब हमने उसके कन्फर्मेशन बनाया, उसमें भी एंटी कन्फर्मेशन, तो बेटा तो मैं इसको, आपकी मर्जी है, मैं इसको फ्रंट कार्बन मानता हूं और इसको रियर कार्बन मानता हूं। यस, ये फ्रंट कार्बन हो जाएगा और ये हो जाएगा रियर कार्बन। तो सुनो, तो फ्रंट कार्बन को बेटा ये लाइक ऐसा इसमें लगा दिया मैंने क्लोरीन, ये क्लोरीन हो गए और 2 हो जाएगा हाइड्रोजन। हाँ जी, अब ये हो जाएगा बेटा रियर कार्बन, ये हो जाएगा रियर कार्बन। रियर कार्बन में क्या होंगे बेटा, अब आप इसको पता है ना इसमें क्या क्या होता है, CH3 CH2, तो इस कार्बन में एक मिथाइल होगा और एक H होगा। तो एंटी कब बनेगा बेटा, जब यहाँ पर Cl जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा CH3, बल्कि ग्रुप को ऊपर रखो, एक को नीचे कर दो, ये H, तो अब ये एंटी कन्फर्मेशन हो गया। चलिए तो देखते हैं, ये तो एंटी कन्फर्मेशन बना लिया। अब क्या, इट इज द मोस्ट पोलर फॉर्म। बेटा पोलर फॉर्म आप समझते हैं, पोलर क्या होता है, पोलरिटी हम कैसे देखते हैं बेटा, डाइपोल मोमेंट से। और यहाँ पर क्या होता है, जब 2 अपोजिट चार्ज जो होते हैं अगर इस शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे गए होते हैं तो इस सिस्टम को डाइपोल सिस्टम कहते हैं। और इसमें एक डायरेक्शन जनरेट होता है बेटा, जो कि लेस EN से मोर EN की तरफ होता है, यस और नो। तो यहां पर हम देखेंगे डायरेक्शन जो है बेटा, ये अब देखेंगे यहां पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बाकी सारे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्लोरीन लाइक ऐसा, ठीक है। तो सारे तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसमें जा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के थ्रू देख रहे हैं। तो यहां पर भी हम देखेंगे बेटा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद फिर ये सामने आएंगे और उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो यही होगा, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर, यस और नो। अगर इसे हम कोई भी फॉर्म देखेंगे बेटा तो उसमें जो डायरेक्शन एग्जैक्टली ऊपर नजर नहीं आएगा। चाहे हम गॉस फॉर्म देखेंगे तो गॉस फॉर्म में क्या हो जाएगा, मिथाइल इस जगह पे आ जाएगा बेटा, तो मिथाइल इस जगह पे आएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे और इधर से फिर ऊपर, मतलब एक बार डायरेक्शन ये हो रहा है और एक बार ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। फुल्ली एक्लिप्स जो फॉर्म होगा बेटा वो क्या होगा, एक नीचे से मिथाइल से, मतलब ये जब मिथाइल और क्लोरीन दोनों ऊपर होंगे तो मिथाइल से नीचे इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, देन वापस से क्लोरीन खींच रहा होगा ऊपर, मतलब एक डायरेक्शन नीचे और एक डायरेक्शन क्या हो गया बेटा ऊपर, मतलब ये पूरे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि डायरेक्शन सब में एड ऑन नहीं हो रहा है, एड ऑन जो डायरेक्शन जो है बेटा एड ऑन किसमें हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हो रहा है कौन से फॉर्म में, एंटी फॉर्म में। मतलब ये जो है ना ये मोस्ट पोलर फॉर्म में, कौन सा फॉर्म, इसका एंटी फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, मतलब ये बात सही है। ऑप्शन नंबर बोल रहा है बेटा ये इसमें मैक्सिमम टॉर्सनल स्ट्रेन है। यार टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, जब बॉन्ड पेयर जो होते हैं ना वो उनके बीच में जब डिस्टेंस मिनिमम होता है तो उनके बीच में टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम होता है। लेकिन आप देख पा रहे हैं ये बॉन्ड पेयर या ये बॉन्ड पेयर ले लो, कोई भी बॉन्ड पेयर ले लो, इनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम है, डिस्टेंस मैक्सिमम मतलब टॉर्सनल स्ट्रेन इसमें क्या है, मिनिमम। लेकिन तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है बेटा, इट हैज मिनिमम स्टेरिक स्ट्रेन। यस, स्टेरिक स्ट्रेन जो है बेटा, जो भी स्ट्रेन है
ठीक है ना, वो यहाँ पर क्या है, मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पे वैन डेर वाल्स स्ट्रेन बेटा दो बल्कि ग्रुप के बीच में होता है, वो भी मिनिमम है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। टॉर्सनल स्ट्रेन वो भी मिनिमम है, तो मतलब ओवरऑल स्टेरिक स्ट्रेन क्या बेटा, मिनिमम, ये बात सही है। और ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहे हैं, ए एंड सी बोथ, तो यहां पर सही ऑप्शन क्या है बेटा, ए एंड सी। चलिए अगला सवाल, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6BrCl। यस, ये फिर से अगेन अच्छा क्वेश्चन हो गया बेटा। आप इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे, डी आएगा 0, मतलब ओनली ओपन बनेगा, कोई पाई बॉन्ड नहीं। 3 कार्बन क्या हो जाएंगे, 1 2 3, ये आपने 3 कार्बन ले लिया बेटा, यह हो जाएगा आपका 3 कार्बन। देन अब इसमें लगाना है बेटा, हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रोमीन और क्लोरीन है। सबसे पहले क्या करें बेटा, दोनों को 1 1 पोजीशन में डाल दे, ये ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन, और ये हो जाएगा क्लोरीन। हाँ जी, और ये दोनों को 1 1 बेटा, दोनों को आगे बढ़ा दोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 2 पोजीशन। यस और नो, ये ब्रोमीन और ये क्या बेटा, क्लोरीन। हाँ जी, अच्छा वापस से दोनों ब्रोमीन और क्लोरीन को आगे बढ़ाऊंगा तो क्या 3 3 होगा क्या, नहीं, वो 1 1 हो जाएगा। मतलब दोनों को जब एक साथ रखेंगे तो 2 बनेंगे। अब दोनों को अलग अलग कर दो, तो दोनों को अलग अलग करूं तो कैसे करूं बेटा, एक को फिक्स करके, मतलब ब्रोमीन को मैंने क्या कर दिया फिक्स, ये मैंने ब्रोमीन को कर दिया फिक्स, और क्लोरीन को आगे बढ़ाता हूं, तो क्लोरीन को यहां से वहां बढ़ा दो, ये हो गया क्लोरीन। हाँ जी, ये 1 2 पोजीशन हो गया, और एक और 1 3 कर दो, ये ब्रोमीन को फिक्स कर दिया लाइक ऐसा, क्लोरीन को और आगे बढ़ा दिया लाइक ऐसा, तो ये हो गए 2 और, मतलब ब्रोमीन को फिक्स करके क्लोरीन को आगे बढ़ा दिया, ये 1 3 पोजीशन हो गया। अब क्या करते हैं, क्लोरीन को फिक्स करते हैं और ब्रोमीन को आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, हमने क्लोरीन को क्या कर दिया बेटा, फिक्स कर दिया। ऊपर रखो नीचे रखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसने बोला स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ना, और ये कार्बन तो ऐसे भी sp3 कार्बन है, इसको फिक्स कर दो और ब्रोमीन को आगे बढ़ा दो बेटा, ये हमने ब्रोमीन को आगे बढ़ा दिया, तो ये अगेन ये 1 2 पोजीशन हो गया। देखो 1 2 ये भी है पर 1 2 ये भी है, पर ये 1 2 और ये 1 2 अलग अलग है, क्योंकि इसमें नंबर 1 पे ब्रोमीन था, इसमें नंबर 1 पे क्लोरीन है, राइट। अब ब्रोमीन को और अगर आगे बढ़ाऊं तो देखो, बढ़ाकर आप एक बार चेक करें, ये क्लोरीन हो जाएगा बेटा, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्लोरीन, और ये हो जाएगा आपका ब्रोमीन। तो ये जो है ना अगेन 1 3 है, जो इसके आइडेंटिकल है, मतलब ये वाला जो है ना बेटा, ये आइसोमर्स नहीं बनेगा, ये आइसोमर्स क्या बेटा, रॉन्ग है, मतलब ये एक्चुअल में इसका आइडेंटिकल है। तो टोटल कितने इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिल गए बेटा, 3 और 2 5, तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, among this फर्स्ट इज द चेन आइसोमर्स। बेटा ये बहुत ही आसान है, पहला जो बोल रहा है वो किसके साथ चेन आइसोमर्स रखेगा, तो चेन आइसोमर्स के लिए हम क्या बोलते हैं बेटा, पैरेंट कार्बन चेन की साइज या फिर साइड कार्बन चेन की साइज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। आप देखेंगे तीनों में पैरेंट कार्बन चेन रिंग ही नजर आ रहा है, तो पैरेंट कार्बन चेन की साइज तो सेम है। अब हमारा दूसरा क्या कि साइड कार्बन चेन की साइज देख लेते हैं, और रिलेशन किसके साथ देखना, फर्स्ट के साथ। तो साइड कार्बन चेन में कितने कार्बन बेटा, 1 2 3 4, साइड कार्बन चेन इसमें भी 4 ही है, इसमें 5 है, तो साइड कार्बन चेन की जो लंबाई है, साइज है, वो इन दोनों में डिफरेंट है। मतलब फर्स्ट और 3 ही आपस में क्या रखेंगे बेटा, फर्स्ट 3 किसमें दिख रहा है, अच्छा फर्स्ट का 3 के साथ जो होगा वो चेन आइसोमर्स का रिलेशन होगा। चलिए नेक्स्ट, among this पोजिशनल आइसोमर्स बोल रहा है बेटा, इसमें पोजिशनल आइसोमर्स किसके बीच होना चाहिए, देखिए पोजिशनल आइसोमर्स में क्या होना चाहिए बेटा, पैरेंट कार्बन चेन और साइड कार्बन चेन की साइज सेम हो, सिर्फ और सिर्फ जो पोजीशन है ना बेटा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसका पोजीशन ही डिफरेंट होना चाहिए। तो आपको बेटा नजर आ रहा है कि 3 तो किसी के साथ पोजीशन आइसोमर शो नहीं करेगा, फर्स्ट और सेकंड आपस में शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 2 है पोजीशन और यहाँ पर 1 4 है, मतलब आंसर है 1 एंड 2। बहुत सिंपल सा सवाल है बेटा। अगला, among this फंक्शनल आइसोमर्स आर, बेटा फंक्शनल आइसोमर्स में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। सबसे पहले बेटा आप देखेंगे इन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं। देखो du आपको निकालना आता है, इसका du1, इसका भी du1, क्योंकि CH डबल बॉन्ड O है, एक भी डबल बॉन्ड आया मतलब du1 हो जाएगा डबल बॉन्ड। अच्छा यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, ये भी, इसका भी du1 के बाद देखने तो सबका du सेम है। देन नंबर ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन भी गिन लेते हैं, 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन, राइट, सब में 3 कार्बन है, एक ऑक्सीजन, यहां पर भी एक ऑक्सीजन, मतलब यार इनका DU भी सेम है, और नंबर ऑफ और जो एटम्स है कार्बन और ऑक्सीजन वो भी क्या है बेटा सेम, मतलब ये तीनों की तीनों आपस में क्या है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। उसके बाद देखेंगे फंक्शनल ग्रुप बेटा डिफरेंट है या नहीं, यस, इसमें कीटोन है, इसमें एल्डिहाइड है और इसमें अल्कोहल है, तीनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, डिफरेंट है। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से ये तीनों के तीनों आपस में क्या शो करेंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। मेटामर्स डेवलप व्हेन, देखो बोल रहा है फंक्शनल ग्रुप इज मोनोवेलेंट, पॉसिबल ही नहीं, मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म शो नहीं करते। फंक्शनल ग्रुप इज डाइवेलेंट, यस,
ये जो है डाइवेलेंट हो, ये ट्राइवेलेंट हो, इस केस में ये मेटाबॉलिज्म शो करते हैं बोथ ए एंड बी, ये तो इनकरेक्ट है, नन ऑफ दिस। ऑप्शन बी के ऑप्शन जो है बेटा करेक्ट ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, द अनसैचुरेशन फैक्टर ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H8। बेटा आप बोला अनसैचुरेशन फैक्टर, ये क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो है, तो बेटा आप कैसे निकालोगे, C+1 फॉर्मूला तो 6+1 माइनस H+X बोलते हैं, तो H कितना है 8, हाइड्रोजन है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, तो सीधा 8 बाई क्या हो जाएगा बेटा 2, आंसर निकालेंगे 7 - 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 3। तो ये जो है ना इसका अनसैचुरेशन जो फैक्टर है वो हो जाएगा 3। चलिए लास्ट सवाल, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेटा देखो ये क्वेश्चन क्या हो गया पता है, अभी हमने किया था C3H6BrCl, यहां पर Br2 दे दिया है, 1 2 3, बेटा इसका ड्यू निकालोगे, ड्यू निकलेगा 0, मतलब ओपन बनाना है। अब आप क्या करो बेटा, दोनों ब्रोमीन को आप एक साथ रख दो, दोनों ब्रोमीन को क्या कर दो बेटा, दोनों ब्रोमीन को एक साथ रख दो, रख दिया, ठीक है। अब दोनों ब्रोमीन को आगे बढ़ा दो, तो ये 1 2 3, अब ये ब्रोमीन को आगे बढ़ा दो बेटा ऐसा, एक बार 1 1 हो गया, एक बार 2 2 हो गया। अब एक को छोड़कर दूसरे को आगे बढ़ाओ, तो बेटा एक को फिक्स करके एक को फिक्स कर दिया, दूसरे को आगे बढ़ा दी लाइक ऐसा, हाँ ना बोलो बेटा, अगेन और आगे बढ़ा दो 1 2 3 ये। अच्छा और कुछ हो सकता है इसके अलावा क्या, नहीं इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। तो टोटल कितने बनेंगे बेटा इसके 4 बनेंगे, और बोला स्ट्रक्चरल ना, तो स्ट्रक्चर के बारे में सोचना भी नहीं है, आंसर 4 मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो ये हमारा टेस्ट नंबर जो 5 है बेटा, इसका जो डिस्कशन है ये कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग अगले टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे।